डीएनए मित्रों, आज की सबसे बड़ी खबर है सिग्नेचर। ये वो सिग्नेचर है जिसका इंतजार पूरी दुनिया 110 दिनों से कर रही थी। ये वो सिग्नेचर है जो खाड़ी देशों के साथ साथ विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी था। जो सिग्नेचर 19 जून यानी कल होना था, वो आज हो गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने युद्ध रोकने वाली डील पर अलग अलग साइन किए। मेरी बाईं तरफ आप इस समझौते पर दस्तखत की तस्वीरें देख रहे हैं। इसे आप दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर भी कह सकते हैं। अमेरिका की तरफ से समझौते पर दस्तखत फ्रांस के वर्साइल पैलेस में हुए, वहीं ईरान की तरफ से तेहरान में। आज हम आपको बताएंगे कि इस अंतरिम समझौते का आपकी जिंदगी पर किस तरह असर पड़ेगा। दुनिया को जितनी बड़ी आर्थिक चोट लगी है, उससे उबरने में कितना समय लगेगा। समझौते के बाद भी ईरान क्यों कह रहा है कि वो चीन के साथ गुट बनाएगा। सवाल यह भी, क्या ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या युद्ध में भारी नुकसान झेलने वाले ईरान ने अंतरिम समझौते में बाजी मार ली है? क्या युद्ध की शुरुआत करने वाले ट्रंप इससे बाहर निकलने की जल्दबाजी में थे? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको इस समझौते के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन कहा जाता है। 60 दिनों के बाद अंतिम समझौता होगा। एमओयू की बड़ी बातें जानने से पहले आपको एमओयू और अंतिम समझौते के बीच का अंतर भी समझना चाहिए। समझौता ज्ञापन एक प्रारंभिक और अस्थायी दस्तावेज है, कोई पूर्ण शांति संधि नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है। वहीं अंतिम समझौता व्यापक और स्थायी होगा। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी। एमओयू की वैधता केवल 60 दिनों के लिए है। इसका मकसद दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए 60 दिनों का तनाव मुक्त माहौल देना है। वहीं अंतिम समझौता आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के बीच संबंधों को निर्धारित करेगा। एमओयू में केवल तात्कालिक उपायों पर ध्यान दिया गया है, जबकि अंतिम समझौते में सबसे जटिल और तकनीकी मुद्दों को सुलझाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो एमओयू केवल सैन्य अभियान को बंद करने और बातचीत शुरू करने का माध्यम है, लेकिन इसके बावजूद समझौता ज्ञापन साइन करने के बाद ट्रंप की खुशी देखते ही बन रही थी। मित्रों, जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसमें 14 पॉइंट्स हैं। 3 पन्नों के साथ एमओयू में लगभग 1000 शब्द हैं। एमओयू की पहली बड़ी बात यह है कि सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान थम जाएगा और सभी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई सैन्य अभियान नहीं शुरू करेंगे। इसमें लेबनान का भी जिक्र है, जिस पर इजराइल हमले करता रहा है। एमओयू में कहा गया है कि लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित की जाएगी, यानी इजराइल को लेबनान के उन इलाकों से हटना होगा जिस पर हाल के दिनों में उसने कब्जा किया है। एमओयू की दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा देगा। इसके जवाब में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देगा। यह व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी। इस दौरान जहाजों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, यानी फिलहाल सिर्फ 60 दिन तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल नहीं लगेगा। 60 दिन बीतने के बाद ईरान जहाजों पर टोल लगा सकता है। लगाएगा ये नहीं है, लगा सकता है। एमओयू की तीसरी अहम बात यह है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए योजना तैयार करेगा। यह योजना 300 अरब डॉलर यानी 28 लाख करोड़ रुपए की होगी। आईएमएफ के मुताबिक ईरान की जीडीपी भी लगभग 300 अरब डॉलर के बराबर है, यानी ईरान को अपनी जीडीपी के बराबर का फंड मिलेगा। समझौता ज्ञापन की चौथी अहम बात यह है कि ईरान के खिलाफ लगी सभी तरीके की पाबंदियां खत्म होंगी। इनमें अमेरिका की पाबंदियां तो है ही, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिबंध भी शामिल हैं। सभी पाबंदी हट जाए, ये सुनिश्चित करने का काम ट्रंप प्रशासन करेगा। एमओयू की पांचवी बड़ी बात यह है कि प्रतिबंध खत्म होने से पहले अमेरिका का वित्त मंत्रालय ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, बैंकिंग लेन देन और बाकी चीजों के लिए छूट देगा, यानी औपचारिक रूप से प्रतिबंध हटने से पहले ही ईरान का व्यापार शुरू हो जाएगा। एमओयू की छठी बड़ी बात यह है कि अंतिम समझौता होने से पहले ही अमेरिका ईरान के जब्त पैसे को छोड़ देगा। यह रकम 25 अरब डॉलर यानी 2,35,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। एमओयू की सातवीं बड़ी बात यह है कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा, ना परमाणु हथियार हासिल करेगा, लेकिन यह नहीं कहा गया कि ईरान को अपनी परमाणु सामग्री देश से बाहर भेजनी होगी। अमेरिका की यह मांग रही है, जबकि ईरान लंबे समय से इसका विरोध करता रहा है।
समझौता ज्ञापन की 8वीं बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। यानी अमेरिका ईरान में जिस मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा समय समय पर उठाता रहता है, वो अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। ट्रंप समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके ऐसे खुशी मना रहे थे मानो कोई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली हो, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप ने इसके जरिए ईरान को ऐसी रियायतें दी है जो आज से पहले कभी नहीं दी गई थी। जिस ईरान को ट्रंप ने बमबारी करके तबाह किया, अब उसी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो योजना लाएंगे। ईरान का जो पैसा अमेरिका ने कई वर्षों से जब्त करके रखा था, वो वापस करेंगे। ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे। इसीलिए इस डील को युद्ध और कूटनीति के मैदान में ट्रंप के खिलाफ ईरान का सिग्नेचर गोल कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप को न जंग से कुछ हासिल हुआ और न ही डील से कुछ हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप युद्ध के दौरान ना तो ईरान की सत्ता बदल पाए, ना ही ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर किया। हिजबुल्लाह जैसे संगठन के लिए भी ईरान से वो कोई आश्वासन हासिल नहीं कर पाए। लेकिन युद्ध से बाहर निकलने के लिए वो इस कदर बेचैन थे कि अब बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में ईरान का बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल होने में कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे देशों के पास मिसाइल है, ईरान के पास कुछ मिसाइल ना होना थोड़ा अन्याय और नाइंसाफी होगी। हम बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं, हम परमाणु की बात कर रहे थे। अगर सऊदी अरब और कतर इन सबके पास मिसाइल हैं, तो एक अनुपात में ईरान के पास भी होना पूरी तरह ठीक है। सोचिए, वही ट्रंप है जो कुछ समय पहले तक कहते थे कि ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट करना होगा। ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ जो समझौता किया था, उसकी आलोचना भी वो बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से करते थे। ईरान के साथ ओबामा प्रशासन के समझौते को लेकर ट्रंप ने क्या कहा था, यह भी आपको जानना चाहिए। ट्रंप ने कहा था यह एक घटिया और एक तरफा समझौता है, क्योंकि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तो बात करता है, लेकिन उसके खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है। बैलिस्टिक मिसाइल का बहाना बनाकर ट्रंप उस समझौते से बाहर हो गए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल ना होना ना इंसाफी होगी। मित्रों, ट्रंप अक्सर ईरान नीति को लेकर पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों की आलोचना करते रहे हैं। 80 के दशक के राष्ट्रपति जिमी कार्टर से लेकर बराक ओबामा और बाइडेन तक अक्सर उनके निशाने पर रहते हैं। उन्होंने बराक ओबामा की आलोचना करते हुए यह तक कहा था कि ईरान ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन कभी कोई समझौता नहीं हारा। यानी युद्ध में हारने के बावजूद ईरान समझौते की मेज पर जीत जाता है। ट्रंप के मुताबिक बराक ओबामा ने ईरान को समझौते में काफी रियायत दी। एमओयू पर ट्रंप के दस्तखत करने के बाद एक पत्रकार ने उनके इसी बयान को लेकर उन्हें आईना दिखाया। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जनवरी 2020 में कहा था कि ईरान कभी युद्ध नहीं जीतता, पर समझौता कभी नहीं हारता। किसने ये कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने। मुझे पता था कि आप यही कहेंगे। आप अमेरिकी जनता को कैसे समझाएंगे कि इस बार ईरान नहीं जीता है? मित्रों, पत्रकार ने ट्रंप से सीधे ये नहीं कहा कि आप अपनी ही कही गई बात से मुकर गए। इसके बजाय उन्होंने ट्रंप के ही पुराने शब्द उनके सामने रख दिए। रिपोर्टर कहना चाह रहे थे कि एक समय ट्रंप ने ईरान की कूटनीतिक चालाकी को पहचाना था, लेकिन आज उसी ट्रंप को ईरान ने अपने जाल में फंसा लिया और भारी रियायतें हासिल कर ली। ट्रंप के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं था कि उन्होंने ईरान को इतनी बड़ी आर्थिक रियायतें क्यों दी। दुनिया के सामने खुद को बेहतरीन डील मेकर बताने वाले ट्रंप ईरान के साथ डील में बुरी तरह फंस गए। उधर ईरान इस डील को अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है। आज आपको एमओयू के बाद ईरान की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलीफाफ ने कहा कि ईरान ने सैन्य कार्रवाई से जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश की थी, उससे कहीं ज्यादा हमें बातचीत के जरिए मिला है। दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। मित्रों, ईरान की ये खुशी स्वाभाविक है, क्योंकि ये एमओयू ईरान की झोलियां भरने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक ईरान के एक बार फिर अपना तेल बेचकर पैसा अब कमा सकता है। वर्षों से जब्त उसका पैसा उसे मिलेगा। युद्ध में जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी अमेरिका भर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा। 60 दिन के बाद वो टोल भी वसूल सकता है। ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम भी बाहर नहीं भेजना होगा। मित्रों, वैसे तो समझौता ज्ञापन को लेकर बातचीत स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में कल होने वाली थी, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के बाद इस बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
स्विट्जरलैंड कह रहा है कि बातचीत होगी, लेकिन ईरान का कहना है कि स्विट्जरलैंड में कोई हस्ताक्षर समारोह नहीं होगा। हालांकि टीम भेजे जाने को लेकर ईरान ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। डीएनए मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, संदेह और अविश्वास के साथ अगर हम शांति की ओर बढ़ेंगे तो स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौता तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच अविश्वास की खाई बेहद गहरी है। दोनों देशों के बीच डील तो हो गई, लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं। दोनों पक्षों की तरफ से इसके संकेत मिल रहे हैं। पहले ईरान के बयान को समझिए। अमेरिका के साथ अंतरिम समझौता साइन करने के ठीक बाद ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने चीन को अपना भरोसेमंद साथी बताया है। गालिबाफ ने कहा कि भविष्य में दुनिया में जो भी नया गुट बनेगा उसमें दो देश निश्चित रूप से शामिल होंगे। वो दो देश है चीन और ईरान। इस बयान का मतलब यह है कि 60 दिन के इस अंतरिम समझौते के बावजूद ईरान को पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं है। ईरान खुद को चीन के साथ इतनी मजबूती से जोड़ना चाहता है कि आगे ईरान की अर्थव्यवस्था पर कोई आंच ना आए। यानी ईरान का शांति समझौता अमेरिका से हो रहा है, लेकिन गठबंधन चीन के साथ होगा। दूसरी तरफ ट्रंप को भी ईरान पर विश्वास नहीं है। यही वजह है कि वो बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने समझौते का पालन नहीं किया तो ऐसी बमबारी करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई होगी। सोचिए, समझौते के बीच भी दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। जंग रोकने वाले दस्तावेज पर साइन करने के बाद भी ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या यह अंतरिम समझौता 60 दिन के बाद अंतिम समझौते में बदल पाएगा? मित्रों, समझौते को लेकर सवाल इजराइल के रुख से भी है। एमओयू में लेबनान का जिक्र होने के बाद भी इजराइल के हमले जारी हैं। आज लेबनान पर इजराइल के 2 अलग अलग हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल पहले ही खुद को इस एमओयू से अलग कर चुका है। इजराइल ने यह भी कहा कि फिलहाल वो दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज ही कहा कि जब तक इजराइल की सुरक्षा पुख्ता नहीं होती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो ईरान के लिए खुद को युद्ध से अलग करना बेहद मुश्किल होगा। आज आपको उस वर्साय पैलेस के बारे में भी जानना चाहिए जहां ट्रंप ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यही वर्साय पर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि ने युद्ध को औपचारिक रूप से तो खत्म किया, लेकिन इसकी कठोर शर्तें बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक मानी गई। यानी एक युद्ध खत्म हुआ और उससे भी बड़े युद्ध की नींव रखी गई। मित्रों, ट्रंप ने पहले बिना किसी उकसावे के ईरान पर हमला किया और अब बिना किसी मकसद को हासिल किए समझौता भी कर लिया। जिस तरह बिना सोचे समझे ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, उसका खामियाजा पूरी दुनिया ने भुगता है और सब अभी भी भुगत रहे हैं। ट्रंप भले ही युद्ध से पीछा छुड़ा ले, लेकिन आर्थिक तबाही दुनिया का पीछा जल्द नहीं छोड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ट्रंप के साइन करने से अब हालात तुरंत बदल जाएंगे, सब कुछ कल से ही सामान्य हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रंप जब तक एमओयू पर हस्ताक्षर करते तब तक दुनिया को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। साथ ही 7,000 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। आज आपको जानना चाहिए कि युद्ध से दुनिया को कितना नुकसान हुआ है। मित्रों, युद्ध के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका ने $11 अरब से ज्यादा खर्च किए। उसके बाद हर दिन $1 अरब खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह युद्ध और युद्ध विराम के 108 दिनों के दौरान अमेरिका के द्वारा करीब $113 अरब खर्च किए जाने का अनुमान है, यानी 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसके अलावा अमेरिकी परिवारों पर $100 अरब से अधिक का आर्थिक बोझ पड़ा है। औसत अमेरिकी परिवार पर हर महीने करीब $410 का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। दूसरी तरफ ईरान को $270 अरब से लेकर $300 अरब के बीच का सीधा आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ। भारतीय रुपए में यह 25 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ रुपए के बीच है। हालांकि एमओयू के बाद ईरान को $300 अरब भी मिलने वाले हैं, यानी उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन बुनियादी ढांचे को ठीक करने में लंबा समय लगेगा। इजराइल की बात करें तो उसे 12 से 20 अरब के बीच का नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल अभी भी लेबनान में युद्ध लड़ रहा है, इसलिए यह खर्च और बढ़ने की संभावना है। वहीं खाड़ी देशों को भी ईरान के पलटवार की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। खाड़ी के 6 देशों को मिलाकर करीब $200 अरब का असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी अमेरिका से भी ज्यादा खाड़ी देशों को नुकसान झेलना पड़ा है। इन देशों का संकट दोहरा है।
इन्हें ईरान की मार भी खानी पड़ी और अब समझौता होने पर इन्हें ईरान के नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। मित्रों, युद्ध का आर्थिक असर दुनिया के बाकी देशों ने भी उठाया है। हॉर्मुज की नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई से लेकर फर्टिलाइजर तक के व्यापार पर असर पड़ा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के मुताबिक अमेरिका ईरान जंग से दुनिया की GDP को 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, यानी करीब 122 लाख करोड़ रुपए। यह ग्लोबल GDP का 0.6% है। IEP ने यह भी कहा कि अगर जंग दोबारा भड़की तो यह आंकड़ा 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है। मित्रों, अंतरिम समझौते के ऐलान के बाद भारत के शेयर बाजार में तेजी आ रही है, लेकिन यह अभी भी युद्ध के पहले के स्तर तक नहीं पहुंचा है। युद्ध शुरू होने से पहले सेंसेक्स 81,287 पर था। आज समझौते के ऐलान के बाद यह 77,410 पर है, यानी अभी भी सेंसेक्स को युद्ध से पहले की स्थिति में पहुंचने के लिए करीब 4,000 पॉइंट्स का सफर तय करना है। मित्रों, समझौते की उम्मीद में पिछले कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आ रही है। आज भी इसमें लगभग 3% की गिरावट आई और कच्चा तेल $77 प्रति बैरल के आसपास चला गया, यानी युद्ध से पहले $70 की कीमत के मुकाबले करीब 10% ज्यादा। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कच्चे तेल का भाव गिरकर $70 के नीचे भी चला जाए, लेकिन युद्ध के दौरान भारत की तेल कंपनियों को जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई जल्द नहीं होने वाली। युद्ध जब सबसे ज्यादा तेज था उस समय तेल कंपनियों को रोजाना 1,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। जाहिर है इससे उबरने में तेल कंपनियों को समय लगेगा, तब तक लोगों को इसी तरह महंगाई का सामना करना होगा। जाहिर है अमेरिका और ईरान ने भले ही अंतरिम समझौता कर लिया हो, लेकिन युद्ध के आर्थिक झटकों से लोग जल्दी उबर नहीं पाएंगे। साथ ही 60 दिनों के भीतर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगने की भी आशंका है। इससे न सिर्फ कच्चे तेल बल्कि उस रास्ते से होकर गुजरने वाले हर सामान की लागत बढ़ेगी। मित्रों, अब से कुछ ही मिनट पहले डील को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को किसी भी आर्थिक लाभ या संसाधनों तक पहुंच तभी मिलेगी जब वो समझौते की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा और अपना व्यवहार बदलेगा। अमेरिका सीधे ईरान को कोई पैसा नहीं देगा और समझौते से मिलने वाले लाभ भी शर्तों के पालन पर निर्भर होंगे। वेंस के मुताबिक ईरान के भीतर विचारों का संघर्ष चल रहा है और फिलहाल व्यवहारिक और समझौते के समर्थक लोग मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए समझौते को मौका देना चाहिए। मतलब साफ है, वेंस भी जानते हैं ईरान में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो समझौते के खिलाफ हैं, इसीलिए उनके मन में संशय है ईरान MOU की शर्तों का पालन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो दुनिया को बता रहे हैं बिना शर्त पूरी किए ईरान को लाभ नहीं मिलने वाला है। युद्ध काल में तेल के बाद जिस एक चीज के दाम पर दुनिया की सबसे ज्यादा नजर थी वो है गोल्ड। अब जब लिखित रूप से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म हो गया है, तब भी गोल्ड को लेकर एक नई जानकारी सामने आ गई है। दुनिया भर के बैंक सोने के पीछे भाग रहे हैं। वो इस समय आंख मूंदकर गोल्ड खरीदने में लगे हुए हैं। अप्रैल महीने में ही दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने कुल 19 टन सोने की खरीदारी की। इसमें सबसे आगे पोलैंड रहा जिसने 14 टन सोना खरीदा। चीन ने 8 टन और चेक गणराज्य ने 3 टन सोना अपने रिजर्व में जोड़ा है। इस खरीदारी के साथ पोलैंड की इस साल अब तक की कुल गोल्ड खरीद 45 टन पहुंच गई है। वहीं चीन लगातार 18वें महीने सोना खरीदता रहा और उसका आधिकारिक गोल्ड रिजर्व बढ़कर करीब 2322 टन हो गया है। आम निवेशक यानी आप और हम सोने को कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि आज भाव क्या है, कल कितना मुनाफा होगा, लेकिन केंद्रीय बैंक यानी किसी भी देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जैसे हमारे यहां RBI है, वो सोने को कीमत से नहीं सुरक्षा की नजर से देखते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पिछले 4 वर्षों से हर साल औसतन 1000 टन सोना अपने खजाने में जोड़ रहे हैं। यह रफ्तार पिछले दशक यानी पिछले 10 साल के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। अब एक नया सर्वे सामने आया है, इसमें दुनिया भर की बदलती सोच को सामने ला दिया गया है। यह सर्वे किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। मित्रों, यह वो संस्था है जो दुनिया भर में सोने के बाजार और उसकी चाल पर नजर रखती है। दुनिया के करीब आधे यानी 45% केंद्रीय बैंक अगले 1 साल में और सोना खरीदने की तैयारी में है। यही नहीं, खजाना संभालने वाले 89% बैंकर्स का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया भर के बैंकों में सोने का स्टॉक और बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय पहरेदार
आज भी सोने को ही सबसे भरोसेमंद सुरक्षा कवच मान रहे हैं। अब बात अमेरिकी डॉलर की करते हैं। सर्वे में शामिल 74% अधिकारियों को लगता है कि अगले 5 साल में दुनिया के कुल खजाने में डॉलर की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। इसके उलट 84% अधिकारियों का मानना है कि डॉलर की जगह सोने की हिस्सेदारी बढ़ेगी। यानी इशारा बिल्कुल सीधा है, आने वाले कल में सोने पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ने वाला है और डॉलर पर निर्भरता घटने वाली है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये बैंक डॉलर पर भरोसा छोड़कर सोना क्यों खरीद रहे हैं? इसके पीछे वजह है दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था। एक जमाना था जब अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यानी अमेरिकी सरकार के कर्ज के दस्तावेज, जिन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, ये सबसे भरोसेमंद माने जाते थे। लेकिन अब कई देशों को लगता है कि सिर्फ अमेरिकी डॉलर के भरोसे रहना भविष्य में बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। इसीलिए अब दुनिया के कई देश अपने रिजर्व का स्वरूप बदल रहे हैं। डीएनए मित्रों, अब हम एक ऐसे पलायन का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पलायन शब्द सुनकर आमतौर पर बांग्लादेश से पलायन करके भारत आने वाले लोगों की तस्वीर याद आती है। वैसे पलायन कम, घुसपैठ ज्यादा है। छोटे शहरों से दिल्ली मुंबई में जाकर बसे लोग दिमाग में आते हैं, या युद्धग्रस्त क्षेत्रों से पलायन करके यूरोप और अमेरिका जाने वाले लोगों की तस्वीरें याद आपको आ रही होंगी। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया में एक अलग माइग्रेशन का ट्रेंड शुरू हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प खबर है ये। और ये जो माइग्रेशन शुरू हुआ है, इसे मिलेनियर माइग्रेशन का नाम दिया गया है। यानी दुनिया भर के करोड़पति पलायन कर रहे हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि जिन लोगों के पास हर तरीके की सुख सुविधा है, फिर वो पलायन क्यों कर रहे हैं? लोग अपना शहर बदलने में हिचकते हैं, अपना घर, अपने दोस्त, परिवार, बच्चों का स्कूल छूट जाने का डर होता है। लेकिन दुनिया भर के करोड़पति दूसरे देश क्यों जा रहे हैं, जहां अलग रहन सहन है, अलग भाषा है? हमारे इस विश्लेषण में हम आपको बताने वाले हैं कि किस देश के मिलेनियर माइग्रेशन कर रहे हैं, पलायन का मुख्य कारण क्या है और पलायन कर वो जा कहां रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कितने करोड़पतियों ने पिछले साल पलायन किया और इस साल यह आंकड़ा कितना होने वाला है। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में दुनिया भर के, हम बात पूरी दुनिया की कर रहे हैं, 2025 में दुनिया भर के करीब 1.5 लाख करोड़पति अपना देश छोड़कर विदेशों में बस गए। और अनुमान है कि साल 2026 में यह आंकड़ा 1,65,000 के पार होने वाला है। यह पलायन चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि 2013 में यह संख्या सिर्फ 51,000 थी। अब सवाल उठता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा करोड़पति खो रहा है? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ब्रिटेन का। 2025 में 16,500 ब्रिटिश करोड़पतियों ने अपना देश छोड़ दिया। दूसरे नंबर पर है चीन, 7,800 चीनी करोड़पतियों ने चीन छोड़ दिया। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत है। 3,500 भारतीय करोड़पतियों ने पिछले साल भारत छोड़कर दूसरी तरफ अपना रुख किया और इन सभी करोड़पतियों का पसंदीदा देश बन गया है यूएई। साल 2025 में लगभग 10,000 करोड़पति अपना देश छोड़कर यूएई में बस गए। डीएनए मित्रों, कहा जा सकता है कि यूएई करोड़पतियों को आकर्षित करने वाला चुंबक यानी मैग्नेट बन गया है। लेकिन क्यों? जिस देश में पीने के पानी की कमी है, जहां हद से ज्यादा गर्मी है, वो देश दुनिया भर के करोड़पतियों का हब कैसे बनता जा रहा है, आपको यह समझना चाहिए। इसकी 3 मुख्य वजह है। पहला है जीरो टैक्स का जादू। यूएई की सबसे बड़ी ताकत है उसकी टैक्स नीति। वहां इनकम टैक्स की नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में कमाई का एक हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को देना होता है, लेकिन यूएई में कमाया गया एक एक रुपया कर मुक्त यानी टैक्स फ्री है। दूसरी बड़ी वजह है गोल्डन वीजा, जिसे अमीरों के लिए वीआईपी पासपोर्ट भी कहा जाता है। यूएई ने साल 2019 में गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत करीब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर 10 साल की रेजिडेंसी मिल जाती है। और तीसरी वजह है यूएई का शक्ति संतुलन। यूएई दुनिया की हर महाशक्ति से अच्छे संबंध बनाकर रखता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा तो अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों ने बड़े रूसी कारोबारियों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया, लेकिन यूएई ने ये नहीं किया। ये एक बड़ी वजह है कि दुनिया के बड़े करोड़पति और अरबपति अपना पूरा साम्राज्य रिस्क फ्री देश यूएई में पहुंचा रहे हैं। डियर मित्रों, अब हम करोड़ सनातनियों की आस्था से जुड़ी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के मामले में एसआईटी जांच का आज चौथा दिन है। जांच का दायरा अब दान पात्र प्रबंधन से आगे बढ़कर सीसीटीवी निगरानी तक पहुंच गया है।
एसआईटी की टीम उस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है जहां दान के पैसों की गिनती होती है। सीसीटीवी फुटेज के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर सीसीटीवी का वो एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी कमरे में दान के पैसों की गिनती होती थी। बीच में एक बड़ी सी मेज है। कमरे में 7 से 8 लोग दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी की टीम यह जांच कर रही है कि क्या गिनती के वक्त पैसों का गबन किया गया। एसआईटी की टीम इसके अलावा बैंककर्मी और दान में मिले नोटों का बंडल बनाने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जांच के पहले दिन 43 लोगों से पूछताछ की गई, वहीं दूसरे दिन 32 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज एसआईटी की टीम अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राय से भी पूछताछ कर रही है। डीएनए मित्रों, राम मंदिर में चढ़ावे में हेरफेर हुई या नहीं, अगर हुई तो कितनी हुई, जिम्मेदार कौन है, यह पूरा देश जल्द से जल्द जानना चाहता है। इस विषय पर आज हमने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से बातचीत की। पैसों के हेरफेर और एसआईटी जांच पर उन्होंने क्या कहा, आपको यह भी सुनना चाहिए। जिस प्रकार की घटनाएं दिखाई दी सीसीटीवी में, कहीं न कहीं निष्ठा के प्रति आंच आ रही है। विशेष रूप से जो कर्मचारी काउंटिंग में जुड़े हुए हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर सीईओ की नियुक्ति क्यों चाहते हैं, आपको यह भी समझना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व के सभी धनी धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां प्रतिदिन 3 से 6 करोड़ का दान मिलता है। आपको आज ये जानना चाहिए, यहां दान पात्र से लेकर बैंक खाने जाने तक पैसों का प्रबंधन कैसे होता है। भक्त यहां डोनेशन बॉक्स में चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर दिन 6 से 12 डोनेशन बॉक्स में भक्त कैश, सिक्के और सोने चांदी के आभूषण दान करते हैं। दान पात्र को गिनती के लिए पराकमणी बिल्डिंग भेजा जाता है। दान पात्र को शिफ्ट करते वक्त सीसीटीवी और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी होती है। दान की गिनती के लिए अंदर सिर्फ अधिकृत सेवकों की एंट्री होती है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि चढ़ावे की गिनती के लिए जो सेवक अंदर जाते हैं वो सिर्फ एक पारंपरिक धोती में अंदर जाते हैं। गिनती के लिए अंदर जाने से पहले और बाहर आने के बाद सेवकों की 3 लेयर की चेकिंग की जाती है। डीएनए मित्रों, यहां नोट करने वाली बात यह है कि जिस पराकमणी बिल्डिंग में चढ़ावे की गिनती होती है उसके चप्पे चप्पे पर एआई कैमरे लगे हैं। ये कैमरे स्टाफ के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। किसी भी संदिग्ध मूवमेंट को यहां पर ट्रैक किया जाता है। तिरुपति मंदिर में जिस तरह से चढ़ावे का प्रबंधन किया जाता है उसे पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है और अब राम मंदिर में भी इसी प्रणाली को लागू करने की मांग हो रही है ताकि भविष्य में इस तरीके की गड़बड़ियों को रोका जा सके। एसआईटी जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो जांच की ब्रीफिंग लेंगे, लेकिन उनके कार्यक्रम में एक बदलाव किया गया है। एसआईटी की पूछताछ में शामिल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मुख्यमंत्री से दूरी बनाने को कहा गया है। रामलला के दर्शन के समय उन्हें अपना प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। राम मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। भगवान राम भारत के सांस्कृतिक आदर्श है। अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा था। यह भारतीय संस्कृति में उनके विश्वास की अभिव्यक्ति थी, लेकिन कट्टरपंथियों के प्रभाव से संस्कृति पर धर्म हावी हो गया है। इस बदलाव का असर सामाजिक सद्भाव पर पड़ा है। इसीलिए सामाजिक एकता और सद्भाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की मुस्लिम आबादी को महत्वपूर्ण सलाह दी है। अब हम भारतीय मुसलमानों को दी गई आरएसएस की इस सलाह का विश्लेषण करेंगे। पुणे में एक कार्यक्रम में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सामाजिक एकता पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम विवाद अब खत्म होना चाहिए क्योंकि सबका डीएनए एक जैसा, और ये बात हम रोज कहते हैं। अब मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी सामाजिक सुधार की सकारात्मक पहल आ रही है। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के बजाय इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों की ओर देखना चाहिए। पहले सुनिए सुनील आंबेकर ने किन शब्दों में भारतीय मुसलमानों को सलाह दी है। भारतातल्या मुसलमानांनी सुद्धा भारत के मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान की तरफ क्यों देखते हैं? भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया की तरफ देखना चाहिए। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने अपनी संस्कृति और नई आई हुई पूजा की पद्धति को एक साथ रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी देश की अल्पसंख्यक आबादी को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ नहीं, इंडोनेशिया की तरफ देखिए। मित्रों, सुनील आंबेकर की इस सलाह को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों में कितना अंतर है। एक ही धर्म यानी इस्लाम को मानने वाले दो देशों के सांस्कृतिक जो पहचान है वो कैसे अलग अलग है। इंडोनेशिया के मुसलमान हिंदू और बौद्ध संस्कृति को अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं। वहां रामायण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथों को राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा समझा जाता है।
नृत्य, थिएटर और कला में इन महाकाव्यों का प्रदर्शन होता है। मैं खुद इंडोनेशिया गया था और हर रविवार को वहां पर मैंने खुद देखा, इंडोनेशिया में जो सुल्तान का महल है वहां रामायण का पाठ होता है। वहीं पाकिस्तान में सनातन को कुफ्र माना जाता है। सनातन से जुड़ने वाली हर विरासत को अस्वीकार कर दिया जाता है। बाली में हिंदू मंदिर है जहां रोज अनुष्ठान होते हैं। इंडोनेशिया के मुसलमान इसे संस्कृति का हिस्सा बताकर गर्व का विषय मानते हैं, जबकि कट्टरपंथी रंग में रंग चुके पाकिस्तान में सनातन के प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर दिया गया है। सूफी परंपरा से प्रभावित इंडोनेशिया के मुसलमान सहिष्णु और धार्मिक मेलजोल को आदर्श मानते हैं। यहां मुसलमान हिंदुओं के पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथ सद्भाव पर हावी है। यहां हिंदुओं को शत्रुओं के तौर पर देखा जाता है। इंडोनेशिया में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब सामान्य है, लेकिन इसे जबरन लागू नहीं किया जाता। वहीं पाकिस्तान में रूढ़िवादी धार्मिक सोच के कारण महिलाओं को ज्यादा नियंत्रित रखा जाता है। इंडोनेशिया में बाली को छोड़कर बाकी देश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी है, पूरी सुरक्षा उनको मिलती है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग 2% के बराबर है। यहां ईश निंदा जैसे कानूनों के जरिए हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। समझिए, इंडोनेशिया के निवासियों ने धर्म बदल लिया, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत से रिश्ता नहीं तोड़ा। मुस्लिम बहुल देश होने के बाद भी इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। हिंदू धर्म इंडोनेशिया के 6 आधिकारिक धर्मों में शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने सिर्फ धर्म नहीं बदला, सदियों की अपनी सांस्कृतिक विरासत को ही कुफ्र घोषित कर दिया। पाकिस्तानियों में खुद को ज्यादा कट्टर मुसलमान दिखाने की होड़ है। इसका असर पाकिस्तान के समाज में हिंसा, आतंकवाद, महिला उत्पीड़न के तौर पर दिखाई भी देता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि एक राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्मा में निवास करती है। धर्म बदलना आपकी आध्यात्मिक पसंद हो सकती है, लेकिन अपनी मातृभूमि की सांस्कृतिक जड़ों को काटना आत्मघाती है। वहाबी इस्लाम के प्रभाव में पाकिस्तान अपने सांस्कृतिक जड़ों से कट गया। इसीलिए पाकिस्तान का समाज हिंसा का शिकार है और पाकिस्तान फेल्ड नेशन। वहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने वाले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था आज पाकिस्तान से करीब 4 गुना बड़ी है। मित्रों, इसीलिए सुनील आम्बेकर भारतीय मुसलमानों को इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों की तरफ देखने की सलाह दे रहे हैं। इस सलाह पर भारतीय मुसलमानों की क्या राय है, इसे भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। ना हमें इंडोनेशिया से सीख की जरूरत है, ना और किसी मुल्क से सीख की जरूरत है। हम भारतीय और हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की तहजीब हमारे लिए काफी है। हम किसी देश से नहीं सीखेंगे, हम भारत से ही सीखेंगे। हम भारतवासी हैं, मरने के बाद भी हम भारतवासी हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो यहाँ के भारत को मानता है, भारत के कानून को मानता है और अपना जो उनका एक नियम है उसके हिसाब से चलता है। भारत का मुसलमान किसी विदेश के ना इंडोनेशिया को मानता है, ना पाकिस्तान को मानता है, ना रूस को मानता है, ना अमेरिका को मानता है, ना ईरान को मानता है। मित्रों, समझिए, कहा जा रहा है कि हम भारत के कानून को मानेंगे, भारतीय संस्कृति पर चुप्पी है। जो भारतीय संस्कृति को मानने की बात कह रहे हैं वो भी इसके अपने मन के मुताबिक व्याख्या करते हैं। उनके लिए भारतीय संस्कृति का मतलब दिल्ली के मुस्लिम शासन ही रहा है, हजारों साल पुरानी संस्कृति नहीं रही है। प्रसिद्ध विद्वान और देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि धर्म एक व्यक्तिगत विश्वास है, जबकि संस्कृति राष्ट्र की सामूहिक चेतना है। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने अच्छे से समझा है कि संस्कृति और विरासत सामूहिक चेतना है। इसलिए बेशक उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म छोड़ दिया, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को नहीं छोड़ा। यही बात सुनील आम्बेकर भारतीय मुसलमानों को बता रहे हैं। आपने बेशक धर्म बदल लिया, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी विरासत एक ही है। विरासत का सम्मान कैसे करना है, इसे इंडोनेशिया के मुसलमानों से सीखना चाहिए। अब यह सवाल भी आपके मन में होगा कि आखिर आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय मुसलमानों को इंडोनेशिया के मुसलमानों से संस्कृति और विरासत के सम्मान का भाव सिखाने की सलाह क्यों दे रहे हैं। समझिए, पाकिस्तान को आदर्श मानना बंटवारे और धार्मिक विद्वेष को आदर्श बनाना है, जबकि इंडोनेशिया को आदर्श मानना बताता है कि मुसलमान सांस्कृतिक विरासत के साथ धर्म का पालन कर सकते हैं। संघ भारतीय मुसलमानों को धार्मिक अलगाव की भावना से निकालकर सांस्कृतिक एकता वाली राष्ट्रीय भावना से जोड़ना चाहता है। संघ मुसलमानों को बता रहा है कि अगर वो समन्वय की भावना वाले इस्लाम को आदर्श मानते हैं तो शांति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सुनील आम्बेकर की सलाह मुसलमानों को भारतीय मुख्यधारा से जोड़ने और समन्वय को अपनाकर आगे बढ़ने की पहल की है। उन्होंने कट्टरपंथ से दूर रहने और यह समझाने की कोशिश की कि बेशक वो इस्लाम के अनुयायी हो,
लेकिन दुनिया में उनकी पहचान भारतीय के तौर पर ही होनी चाहिए। इसलिए उन्हें भी इंडोनेशिया के मुसलमानों की तरह अपनी विरासत और संस्कृति से मजबूती से जुड़ना चाहिए। धर्म इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। मित्रों, देश में आज एक बहस और शुरू हो गई। क्या भारत के जिन महानायकों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, उनके इतिहास को दोबारा लिखा जाना चाहिए? क्या हल्दी घाटी युद्ध के इतिहास को भी दोबारा लिखे जाने की जरूरत है? यह सवाल और इस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हल्दी घाटी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास में गलत वर्णन किया गया है। यह युद्ध अकबर की सेना ने नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ने जीता था, यानी इस युद्ध के परिणाम को ही इतिहास के पन्नों में बदल दिया गया। अब हम महाराणा प्रताप पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के दावे का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता, इसके समर्थन में क्या क्या प्रमाण मौजूद है, ये आज आपको जानने चाहिए। आज आपको यह भी समझना चाहिए, अगर यह युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता तो इतिहास के पन्नों पर अकबर की विजय की बात क्यों छापी गई। इस विश्लेषण में सबसे पहले आपको सुनना चाहिए मोहन भागवत ने किन तथ्यों के आधार पर कहा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना ने नहीं बल्कि राणा प्रताप ने जीता था। ये हमको समझना पड़ेगा, हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की विजय ही हुई, ये तो बहुत स्पष्ट है। विमर्श उल्टा चलाया, लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। अब मुगलों के जो इतिहासकार थे उन्होंने ही जो लिखा है वो अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि पहले ही हमले में अपना स्थान छोड़कर हमको 6-7 मील पीछे जाना पड़ा। तो विजय किसकी हुई? फिर दूसरे हमले में एक बख्तरबंद सरदार उसके घोड़े से ही चीरा गया और सेनापति के हाथी पर चेतक ने अपने पैर रख दिए। विजय किसकी हुई? डीएनए मित्रों, इस युद्ध को मुगल कालीन इतिहासकार बदायूनी ने अपनी आंखों से देखा था और जो कुछ बदायूनी ने लिखा, मोहन भागवत ने उसका उदाहरण देकर इस बात का दावा किया हल्दी घाटी के युद्ध में जीत मुगलों की नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की हुई थी। लेकिन संघ प्रमुख से पहले भी कई इतिहासकारों ने तथ्यों के साथ इस बात का दावा किया है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की मुगल सेना ने नहीं महाराणा प्रताप ने जीता था। आज आपको इन इतिहासकारों द्वारा रखे गए तथ्यों और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन लड़ा गया था। आज यानी 18 जून 2026 को इस युद्ध के 450 साल पूरे हो गए और इसी उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का दावा किया। हल्दी घाटी का युद्ध स्वतंत्रता बनाम साम्राज्यवाद की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप राजपूत स्वाभिमान और मेवाड़ की आजादी के लिए लड़े, जबकि अकबर राजनीतिक विस्तार के लिए युद्ध में उतरा। मित्रों, इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने तथ्यों के साथ इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का दावा किया। चंद्रशेखर शर्मा ने वर्ष 2005 में महाराणा प्रताप पर पीएचडी की। देश में महाराणा प्रताप पर की गई यह पहली पीएचडी थी। चंद्रशेखर शर्मा ने अपने शोध में महाराणा प्रताप द्वारा जारी किए गए तामपत्रों का अध्ययन किया, जो उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद जारी किए। चंद्रशेखर शर्मा ने महाराणा प्रताप के जीवन पर एक किताब भी लिखी, जिसमें इन तामपत्रों की तस्वीरें भी छापी गई। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जारी किए गए तामपत्रों की तस्वीरें देख रहे हैं। इस लिपि को पढ़ना सबके लिए मुश्किल है, इसीलिए इस किताब में इस लिपि का हिंदी अनुवाद किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है महाराणा प्रताप ने एक ब्राह्मण के नाम जमीन का पट्टा किया है। बाद में 300 साल बाद इस जमीन के पट्टे का नवीनीकरण प्रताप के वंशजों द्वारा किया गया। यह तामपत्र आज भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी किताब में बताया है, युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कई भूमि पट्टे और अनुदान जारी किए, जो मेवाड़ में उनके प्रभावी शासन और अधिकार को दर्शाते हैं। ये बात तार्किक भी लगती है, क्योंकि महाराणा प्रताप अगर हल्दी घाटी का युद्ध हार गए होते तो वो भूमि पट्टे और अनुदान कैसे जारी कर सकते थे। चंद्रशेखर शर्मा ने अपने शोध में मुगल कालीन इतिहासकारों के लेखन का भी जिक्र किया, जिसमें हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सेना के पीछे हटने और अव्यवस्थित होने का वर्णन मिलता है। अकबर की तरफ से युद्ध में शामिल बदायूनी ने
हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जो बताया उसे भी चंद्रशेखर शर्मा ने इस किताब और अपने शोध में शामिल किया है। इस किताब में लिखा है, इस तरह हल्दी घाटी के मुहाने पर इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। अकबर की सेना को घाटी छोड़कर भागना पड़ा और उसे बनास नदी को पार करके शरण लेनी पड़ी। 5-6 कोस तक मुगल सेना हल्दी घाटी के दर्रे से खमनेर की तरफ भागती रही। मित्रों, हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के सबसे प्रसिद्ध सेनापतियों में से एक थे। वो अफगान मूल के योद्धा थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ाई लड़ी थी और जिनसे डरकर मुगल सेना भाग खड़ी हुई थी। चंद्रशेखर शर्मा के शोध में मुगल इतिहासकारों के हवाले से कुछ और तथ्य भी रखे गए हैं, जिनके मुताबिक युद्ध खत्म होने के बाद मुगल सेना इतने खौफ में थी कि लौटते वक्त उसे डर लग रहा था पता नहीं किस पहाड़ी से उस पर हमला हो जाए। गोगुंदा लौटने के बाद भी मुगल सेना ने पहले 10 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ी खाई खुदवाई। उसके बाद अपना शिविर लगवाया ताकि महाराणा प्रताप की सेना के घोड़े उसे पार करके मुगल सैनिकों तक नहीं पहुंच सके। मुगल इतिहासकारों ने ही लिखा है, इस युद्ध के बाद अकबर मानसिंह से खुश नहीं था और उसने मानसिंह को कुछ समय तक दरबार में उपस्थित ना होने की सजा दी थी। इसके बाद मानसिंह को दोबारा मेवाड़ अभियान की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। आज आपको महाराणा प्रताप पर शोध करने वाले इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के तर्कों को भी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। मैं भी ये मानकर चल रहा था कि जो इतिहास मैंने भी यही पढ़ा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की हार हुई थी और उसी को पढ़ करके मैंने एमए तक की डिग्री हासिल की थी। लेकिन जब मेरे को कॉपर प्लेट्स वगैरह मिली तब मुझे इसको रीथिंकिंग मेरे अंदर शुरू हुई कि ये जो अधिकार किसका है, यहाँ पर सिक्के किसके नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर कोई फौजदार नहीं है, यहाँ का जो राजस्व है वो अजमेर सूबे में नहीं जा रहा है, यहाँ का राजस्व मेवाड़ में रह रहा है, यहाँ के पट्टे और परवाने जो हैं उनके ऊपर प्रताप के हस्ताक्षर हो रहे हैं और प्रताप उसको फॉलो अप कर रही है। तो जब इन सारे लॉजिकल इन पार्ट को जोड़ा, दूसरी तरफ पर्शियन सोर्सेज को पढ़ा। पर्शियन सोर्सेज में आप देखें कि लोकल सोर्स तो छोड़िए, बदायूनी जो इस युद्ध में मौजूद था, जो चश्मदीद गवाह है, वो लिख रहा है कि हमारी जो मुगलों की सेना है पहले चरण के आक्रमण में इतना भयानक था कि हम 6 कोस तक हमारे मोलेला कैंप की तरफ, बनास नदी की तरफ हम उल्टे भागते रहे, हमारी जान बचाने के लाले पड़ गए। डीएनए मित्रों, आज इस विश्लेषण को देखकर हो सकता है बहुत से मुगल प्रेमी हमसे नाराज हो जाए, उन्हें गुस्सा आने लगे। जिस इतिहास को पढ़ना उनको पसंद है, आखिर उसे बदलने की मांग वाली खबर क्यों दिखाई जा रही है? ऐसे लोगों को समझना चाहिए असली इतिहास वही होता है जो तर्कों और सही घटनाओं पर आधारित होता है, ना कि केवल धारणाओं, राजनीतिक पूर्वाग्रहों या वर्षों से दोहराई जा रही एक पक्षीय व्याख्याओं पर। अब हम डीएनए में एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर्स को फाड़कर फेंक देंगे और नई शोध शुरू करेंगे। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपनी मौजूदा स्क्रिप्ट छोड़कर तुरंत लखीमपुर की टिकट कटवा लेंगे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पुलिस ने विज्ञान, तर्क और कानून तीनों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। लखीमपुर की सदर कोतवाली में एक ऐसा चमत्कारी मालखाना है जहां रखे सोने के जेवर बारिश के पानी में ऐसे घुल जाते हैं जैसे चाय में चीनी। मालखाने में रखे सोने में इतनी चमत्कारी शक्ति होती है कि वो छत पर पहुंच जाते हैं और फिर बंदर उन्हें उठाकर ले जाते हैं। डीएनए मित्रों, ये पूरी कहानी क्या है, आपको हमारे वीडियो विश्लेषण में इसको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। 17 साल पुराने एक केस में जब अदालत ने पुलिस को मालखाने में रखे गहने लौटाने को कहा तो जो जवाब आया उसे सुनकर अदालत में खड़ा हर एक व्यक्ति सन्न रह गया। पुलिस की तरफ से दलील आई कि गीले गहने को सुखाने के लिए मालखाने की छत पर रखा था। इसके बाद बारिश हुई तो कुछ गहने पानी में गल गए और बाकियों को बंदर चुरा ले गए। मौखिक जवाब के साथ साथ लिखित हलफनामे में भी यही बात कही गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस की इस दलील को कोई भी समझदार व्यक्ति कैसे पचा ले, क्योंकि इस दलील में 3 ऐसे चमत्कार हैं जो कल्पनाओं से परे। पहली बात तो यह कि दुनिया के किस विज्ञान या किस मैनुअल में लिखा है कि सोने को सुखाने के लिए छत पर रखा जाता है। सोना कोई सूती कपड़ा या पापड़ नहीं है कि उसे सुखाने के लिए छत पर रख दिया जाए। दूसरा विज्ञान कहता है कि सोना एक नोबल मेटल है।
इस पर पानी, हवा या सामान एसिड का कोई असर नहीं होता। सोने को गलाने के लिए एक्वा रिजिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत खास केमिकल मिक्सचर की जरूरत होती है। लेकिन लखीमपुर पुलिस के मुताबिक वहां उस दिन ऐसी बारिश हुई कि सीधे सोने को ही पिघला दिया। और तीसरा चमत्कारी तर्क ये कि सोना गोल्ड लवर बंदर ले उड़ा और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। और पुलिस को यह बात भी तब याद आई जब अदालत ने उनसे सोना लौटाने को कहा। लखीमपुर पुलिस सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि यह मामला 1 करोड़ के जेवरों का है। लखीमपुर खीरी में दहेज हत्या का एक केस दर्ज हुआ था। उस समय मृत महिला की पोस्टमार्टम से पहले पुलिस को उसके गहने सौंप दिए गए थे। साल 2024 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सोना गायब होने की इस थ्योरी के बाद जब जांच की बात कही गई तो ये पता चला कि उस वक्त जो 2 होमगार्ड मालखाने में तैनात थे उनका स्वर्गवास हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ का जो सोना गायब हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? ये सोना जिनका है उन्हें इसका हर्जाना कौन भरेगा? तो 2 सिपाही होमगार्ड उस समय कार्यरत थे, उन दोनों की मृत्यु हो जा चुकी है। इस कारण जो है अब इन पे कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं। जबकि राज्य सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो राज्य सरकार के अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी थे और उनको राज्य सरकार इनको कंपनसेट दी। सवाल यही है कि अगर पुलिस खाने के सुरक्षित मालखानों में आम जनता की अमानत महफूज नहीं है तो फिर इस देश में सुरक्षित क्या है? और डीएनए में अब आज का संदेश, अनुशासन की कीमत छोटी होती है लेकिन अव्यवस्था का बिल हमेशा बहुत बड़ा आता है। फर्क बस इतना है कि अनुशासन नकद भुगतान मांगता है और अव्यवस्था ब्याज सहित वसूली करती है।